ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्री। तो गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्री में हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, और उसका फंक्शनल डायग्राम जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। और उसमें हमने बोला कि गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसमें दो तरह की फैसिलिटी होती है, राइट। एक जो होता है एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिसमें सिंगल चैनल एनालाइजर यूज होता है, और दूसरे में मल्टी चैनल एनालाइजर यूज करते हैं हम लोग। बाकी अदर ये चार कंपोनेंट जो हैं, डिटेक्टर, प्री एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, हाई वोल्टेज सप्लाई, राइट, ये चारों कंपोनेंट जो हैं वो सेम होते हैं। ये सेम होते हैं, सिर्फ चेंज होता है तो किसी में सिंगल चैनल एनालाइजर होता है, दूसरे में मल्टी चैनल एनालाइजर होता है। और स्पेक्ट्रोमीटर का मेन काम है एनर्जी का आइडेंटिफिकेशन करना और उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना। एनर्जी स्पेक्ट्रम बेसिकली होता है, राइट। इसका आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है। और एनर्जी स्पेक्ट्रम में आपके क्या होगा, एक्स एक्सिस पे इधर की तरफ एनर्जी होता है, राइट। और यहाँ पे काउंट्स होते हैं बेसिकली, राइट। यहाँ पे काउंट्स कि मतलब बेसिकली जो है कितने इस एनर्जी के कितने काउंट्स जो आए इस एक्सिस पे। तो इस जनरली जो होता है हमारा गामा जो भी स्पेक्ट्रम जो आता है कुछ इस टाइप का स्पेक्ट्रम आता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इस एनर्जी के कितने फोटोन्स आए थे। ओके, सो इसका आउटपुट जो होगा स्पेक्ट्रोमीटर का ऐसा ही होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये पार्ट जो है वो इमेजिंग या नॉन इमेजिंग सिस्टम सब में यूज होता है। इमेजिंग और नॉन इमेजिंग मतलब गामा कैमरा में यूज होगा, स्पेक्ट में होगा, पेट में होगा, सब में होगा, क्योंकि वहां पे हर जगह पे हमें एनर्जी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फोटो पिक हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज हम फोटो पिक की ही इमेजिंग करते हैं, बाकी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। तो वो आइडेंटिफाई करना, उसका एनर्जी आइडेंटिफाई करना और स्कैटर को रिजेक्ट करना, उस पर्पस के लिए इसका यूज होता है। मेन पर्पस एनर्जी आइडेंटिफिकेशन है इसका, किस एनर्जी के फोटोन्स इसमें अवेलेबल है। और बाकी का काम तो है कि भाई फोटो पिक यहाँ लगा दोगे तो इतना ही ये होगा, उतने ही एनर्जी के काउंट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होंगे और बाकी चीज को रिजेक्ट करा जा सकता है, ठीक है। नॉन इमेजिंग में भी यूज होता है। नॉन इमेज जैसे मान लो कि जो काउंटिंग करते हो, थायराइड अपटेक प्रोब में भी काम करते हो, वेल काउंटर में भी यूज होता है। और इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स एग्जाम्स में आते हैं। नहीं भी आएगा मान लो कि एग्जामिनेशन में, तो पूछेगा जरूर एग्जामिनर, ठीक है। ओके, सो अभी तक हम लोग डिस्कस जो कर चुके हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिटेक्टर डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डिटेक्टर डिस्कस कर चुके हैं, प्री एम्पलीफायर डिस्कस कर चुके हैं, एम्पलीफायर जो है, और हाई वोल्टेज सप्लाई डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा कंपोनेंट जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है ये सिंगल चैनल एनालाइजर, और दूसरा जो है वो मल्टी चैनल एनालाइजर जो है। ये दो कंपोनेंट जो है वो हमारे बचे हुए हैं। तो आज हम लोग सिंगल चैनल एनालाइजर और मल्टी चैनल एनालाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आगे चलो। ओके, गुड लक। कुछ देखो, SCA क्या है? SCA इज एसेंशियली टू डिस्क्रिमिनेटर है इसके पास, राइट, विथ इंडिपेंडेंट थ्रेशोल्ड, राइट। अब हम इसको यदि ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से बनाएं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि ये SCA मॉड्यूल है मेरा, राइट, और इस पे दो डिस्क्रिमिनेटर लगे हुए हैं। एक डिस्क्रिमिनेटर ये है और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर ये है। ये मान लो कि ये LLD है, ये लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर है LLD, इसे मान सकते हो, राइट।
और दूसरा जो है वो अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर है यूएलडी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इसके पास सिर्फ जो है क्या होना, दो डिस्क्रिमिनेटर होते हुए, टू डिस्क्रिमिनेटर विथ इंडिपेंडेंट थ्रेशोल्ड्स, मतलब इसका एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा और इसका एक दूसरा थ्रेशोल्ड होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम थ्रेशोल्ड जो है इसको मान लेते हैं, आप सपोज करो कि आपको 140 केवी का फोटोन है, करेक्ट, और इसका प्लस माइनस हम 10% विंडो रखना चाहते हैं। समझ गए? राइट, तो ये 140 का 10% करेंगे तो 14 आएगा, तो 140 माइनस 14 126 आएगा। तो ये मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज जो है ये वाला, इसको जो वोल्टेज जो रखा वो लोअर लेवल वाले का वोल्टेज जो रखा 126 मिली वोल्ट रखा, मिली वोल्ट पे रख दिया। मिली वोल्ट क्यों रखा? क्योंकि मुझे पता है कि एम्पलीफायर का आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0 से लेकर के 10 वोल्ट के बीच में, 0 से लेकर के 1000 मिली वोल्ट तक आएगा। तो एक एक चैनल को 1 मिली वोल्ट का दे दिया, करेक्ट, 1000 चैनल्स बना दिए। तो 126 वाला जो चैनल जो होगा जहां पर भी होगा उसको 126 मिली वोल्ट के लिए हम लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, और प्लस करेंगे 14 इसमें तो 154 हो जाएगा। तो अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर को हम रख ले रहे हैं कितना, 154 मिली वोल्ट, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट, मिली वोल्ट। ठीक है, अब समझने में इजी रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू से। देखो, इफ द एम्पलीट्यूड पल्स, ठीक है, exceeds the lower threshold and is less than the upper threshold। अब आपने तो ये विंडो सेट किया है क्या कि 140 प्लस माइनस 10% का जो होगा उसी को मुझे अलाउ करना है, राइट। तो मान लो कि एक पर्टिकुलर कोई भी पल्स 145 का आता है, राइट। तो 145 का जब आएगा तो पहले कंपैरिजन 120 से उसका जो वोल्ट जो होगा वहां पे 145 मिली वोल्ट का आएगा, समझ गए? तो जो आउटपुट से जो आपका एम्पलीफायर से जो भी वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आपका आ रहा है, सपोज करो कि 145 आ रहा है, राइट। 145 मिली वोल्ट का पल्स जो है इट इज कमिंग फ्रॉम एम्पलीफायर। ठीक है, तो कंपेयर होगा इससे वेदर दिस 145 इज ग्रेटर देन 126, यही बोला ना, इफ पल्स एम्पलीट्यूड एक्सीड्स द लोअर थ्रेशोल्ड, यस, तो इस केस में यस हो गया, एंड इज लेस देन द अपर थ्रेशोल्ड, और अपर थ्रेशोल्ड जो है उससे भी कम है। आप समझे, क्योंकि अपर थ्रेशोल्ड कितना हमने रखा, 154 मिली वोल्ट रखा है, तो इससे कम भी है। तो इस केस में क्या करेगा, इज लेस देन द अपर थ्रेशोल्ड, द एससीए इमिट्स ए लॉजिक पल्स। मतलब लॉजिक पल्स का मतलब यस और नो, यस और नो। लॉजिक पल्स का मतलब लॉजिक पल्स में यस और नो ही होगा। तो ये एससीए इमिट्स ए लॉजिक पल्स, इसका मतलब 1 भेजेगा, याद रखिएगा, इट विल से यस, मतलब दिस इज ट्रू, मतलब इससे ज्यादा है लेकिन अपर से कम है, तो उस केस में वो एक पल्स जनरेट करेगा। ठीक है, इफ द एससीए आउटपुट इज कनेक्टेड टू ए स्केलर, राइट, the scaler will count all gamma rays in the selected energy interval or channel। ठीक है,
तो क्या करेगा, यदि मान लो कि इसका आउटपुट SCA का आउटपुट जो है हमने इसको स्केलर से जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया हमने स्केलर, स्केलर, ठीक है, ठीक है, आप समझ लेना, राइट। स्केलर, स्केलर का मतलब क्या है, ये सिर्फ काउंट करेगा, एक आया 1, दूसरा आएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, तीसरा पल्स आएगा ये 3 हो जाएगा, चौथा आएगा 4 हो जाएगा, ये नंबर चेंज होता रहेगा। स्केलर मतलब उसको जोड़ना है सिर्फ एक तरह से। तो जितने पल्स होंगे वो क्या करेगा, यहाँ पे काउंट करता जाएगा। यदि ये इसके और इससे बीच में आए तो क्या बीच में, मतलब इट हैज टू बी greater than the 126 millivolt, मीन्स अपर लोअर लेवल थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन लोअर लेवल अपर लेवल थ्रेशोल्ड, लोअर लेवल थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए लेकिन अपर लेवल थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए। देन ओनली SCA सिंगल चैनल एनालाइजर इमिट्स ए लॉजिक पल्स, राइट, ठीक है। तो इस विंडो जो सेटिंग करते हो ये वैसे ही काम करता है, वो एक एक गामा फोटोन जो आता है इंटरैक्ट करके उसको पहले चेक करता है, चेक करना काम है कि वो है कि नहीं है, जो आपने विंडो सेटिंग करी है 140 प्लस माइनस 10% यदि किया तो 10% के बीच में है या नहीं है। यदि है तभी उसको 1 भेजेगा और तभी जाकर के वो कंप्यूटर में रजिस्टर्ड होगा, स्केलर को आउटपुट जाएगा कि गामा फोटोन इससे एनर्जी कहाँ आया। यदि नहीं होगा तो SCA जो होगा पल्स इमिट नहीं करेगा। समझ गए, क्लियर। वो जीरो देगा तो स्केलर में जीरो जुटेगा, 1 डालेगा तो 1 ऐड होता जाएगा, जितनी बार 1 आएगा एक एक ऐड इंक्रीमेंट होता जाएगा स्केलर में। सो टोटल नंबर ऑफ गामा फोटोन जो है, जो भी चैनल हमने फिक्स करा है या जो भी विंडो की सेटिंग करी है उस विंडो में का वो काउंट करके बताएगा इसके बीच में इतने फोटोन्स आए थे, ठीक है। एक बार ग्राफ भी समझ लेते हैं, ये क्या लिख रहा है, इसमें क्या लिखा है, द फंक्शन ऑफ ए सिंगल चैनल एनालाइजर LLD is the lower level discriminator, ULD is the upper level discriminator। इसमें क्या दिखा रहा है, देखो एक एक्सिस पे क्या दिखा है, टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी एक्सिस पे क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज। एक एक्सिस पे क्या है, टाइम है, और दूसरी एक्सिस पे क्या है, एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज है। अब यहां पे देखो क्या बता रहा है, ये लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर ये है, मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे सेट है, और ये अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे सेट है, और ये पल्स है आपका, एक पल्स ये है, समझे, ये एम्पलीफायर का आउटपुट है, दिस स्मॉलेस्ट वाला एम्पलीफायर का आउटपुट है। तो इस केस में देखो क्या है, ये लोअर लेवल से नीचे है, राइट। तो ये कंडीशंस को वैसे भी सेटिस्फाई नहीं किया, उसने क्या बोला कि यदि लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर को क्रॉस करेगा, एक्सीड करेगा, और दूसरा भी है कि अपर लेवल से नीचे होना चाहिए, देन ओनली इट इमिट्स ए लॉजिक पल्स, ठीक। तो यहाँ पे नो आउटपुट फॉर पल्स विथ एम्पलीफायर लेस देन LLD, तो इसके लिए ये नहीं भेजेगा पल्स, राइट। और दूसरे केस में दूसरा वाला जो है ये वैल्यू, दूसरा पल्स, दूसरा है, दूसरे पल्स में ये क्या किया इसने, ये अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर को तो इसने क्रॉस कर गया, और ये लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर को क्रॉस किया, लेकिन अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर से ये नीचे है, तो इस केस में आपको पास पल्स जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरे के केस में क्या होगा, ये लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर को क्रॉस कर गया, लेकिन ये अपर लेवल को भी डिस्क्रिमिनेशन को क्रॉस कर गया, तो इससे यहाँ पे भी क्या होगा, नो आउटपुट
फॉर पल्स विथ एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन द अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, ये सिर्फ इसी के बीच में जो होगा वो उसको ये करेगा। सो ओनली दिस विल बी अलाउड, राइट। आउटपुट लॉजिक ओनली फॉर पल्सेस विथ एम्पलीट्यूड बिटवीन LLD एंड ULD। इस CA के फंक्शन क्लियर हो गए? चलिए जी आगे चलूं। बढ़िया। अब देखो इसमें क्या है, सिंगल चैनल एनालाइजर जो SCA जो पल्स हाइट एनालाइजर है, में क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द एनालॉग पल्स एट द आउटपुट ऑफ ए स्पेक्ट्रोस्कोपी एम्पलीफायर इज टिपिकली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज रिलीज्ड इन द detector or the energy of the detected event. Selection of a range of signal levels at the output of amplifier is equivalent to selection of range of energy or charges for these events. These selections can be accomplished by the use of discriminators and single channel analyzers. A discriminator produces a logic pulse only if its output signal exceeds a preset threshold. A single channel analyzer produces an output logic pulse only if the peak amplitude of its input signal falls within the pulse height window that is established with the 2 preset threshold. बढ़िया। ओके, देखो सेम चीज जो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज आपके डायग्राम से एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर के, सेम बात यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है। अरे अब यहां पे देखो एक चीज अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, जो SCA जो मोड जो काम जो करता है वो दो मोड में काम करता है। एक मोड कौन सा है, एक इंटीग्रल मोड है, और दूसरा मोड जो है डिफरेंशियल मोड बोलते हैं या विंडो मोड भी बोलते हो, जिसमें आप एक फोटो पीक की एनर्जी, विंडो मोड में क्या करते हो, फोटो पीक का एनर्जी डिफाइन करते हो और फिर डिफाइन करते हो कि कितना परसेंटेज विंडो चाहिए, या परसेंटेज या एग्जैक्टली के भी, ये भी तो किसी किसी में ये भी होता है कि परसेंटेज ना देख करके वो सीधे बोलेगा कि 140 प्लस माइनस 10 keV या 20 keV। दूसरे में ऐसा हो सकता है कि 140 प्लस माइनस 10 keV, 10% या 20%, समझ गए, ऐसा हो सकता है। तो ये जो होगा विंडो मोड वाले में जाएंगे, या डिफरेंशियल मोड, अलग अलग अपर लेवल लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर आपने सेट कर दिया, ऐसी भी फैसिलिटी होती है। दूसरी तरह की काउंटिंग जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ऑल एनर्जी मुझे काउंट करनी है, जो फोटोन मुझे वो करना ही नहीं कि 140 प्लस माइनस ही नहीं करना, जीरो एनर्जी से अबव जितने भी फोटोन्स आए सबको काउंट करो। इस टाइप के काउंटिंग की जरूरत तब पड़ती है जब नेशनल डिजास्टर्स हो गए, जैसे हम लोगों ने उस समय पे ये दिया था कि भाई मान लो हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि इंटरनल इनटेक हुआ है या नहीं हुआ है, चाहे कोई भी रेडियो न्यूक्लाइड का, तो काउंट्स तो बढ़ना चाहिए ना, किसी भी एनर्जी का वो जो निकलेगा वो काउंट बढ़ेगा उसका, समझ गए। तो उसको इंटीग्रल मोड में लेके जाकर के काउंट करेंगे। या हमें डाउट हो गया कि कोई रेडियो न्यूक्लियाइड का इंटेक हो गया किसी का, हम फिर सर्वे कर रहे हैं उसकी बॉडी का, तो इंटीग्रल मोड में फायदा क्या होगा कि हमें किसी भी एनर्जी का हो ये एरिया पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है कुछ न कुछ काउंट्स है। ठीक है, तो इंटीग्रल मोड में क्या होता है और डिफरेंशियल मोड में क्या होता है उसको यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। इंटीग्रल मोड में देखो क्या है कि एक ये पल्स है, ये आपका एम्पलीफायर का पल्स है, 3 पल्स दिखाया, राइट, एक ये वाला है, एक दूसरा, एक तीसरा। इसमें क्या है, एक डिस्क्रिमिनेटर लेवल है, सिर्फ एक ही लेवल है, राइट। उस डिस्क्रिमिनेटर से इसको चेक करना है क्या इसको क्रॉस किया या नहीं किया, मतलब इसका वोल्टेज जो एम्पलीफायर से जो वोल्टेज आ रहा है वो ये डिस्क्रिमिनेटर लेवल जो भी मैंने सेट किया है उससे ज्यादा वोल्टेज है या नहीं, राइट।
तो इस केस में नहीं है। नहीं है तो देखो डिस्क्रिमिनेटर का जो आउटपुट जो होगा यहाँ पे कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, समझ गए। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में एक वोल्टेज आया एम्पलीफायर का आउटपुट, और इस केस में इसने क्रॉस कर लिया। तो देखो जहां जिस पॉइंट पे एक क्रॉस कर रहा है डिस्क्रिमिनेटर लेवल को, देखो 2 बार हो रहा है, एक बार क्रॉस किया अप जाते हो गए और नीचे भी आ रहा है तभी भी क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉसिंग जो अप जा रहा है, जब राइजिंग टाइम पे जब क्रॉस कर रहा है उसी टाइम पे एक पल्स जनरेट हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे कि ये लॉजिक पल्स आ गया, कि मतलब ये क्रॉस कर गया, एक कोई फोटोन आया जिसका एम्पलीट्यूड जो है हमारे डिस्क्रिमिनेटर लेवल से ज्यादा है। तो यहां से एक पल्स आया और एक देखो एक सेम विड्थ का है, देख रहे हो ये जितने देर का होगा ये देखो उतना ही देर का यहां पर भी है, ये विड्थ। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, राइट। दूसरा ये देखो यहां पे ध्यान रखना कि ये देखो ये पल्स यहां से शुरू राइज होना शुरू हुआ था, राइट, और यहां पे जाके क्रॉस किया। ये T1 देख रहे हो, ये T1, ये विड्थ ये ज्यादा है, और इस केस में हाँ, तो ये क्या है, देखो पल्स का शेप कैसा है, राइट, और पल्स का शेप कैसा है, ये किस तरह का पल्स है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कब जाकर के क्रॉस करेगा। राइज तो यही से होना शुरू हो गया था, लेकिन इतनी देर के बाद क्रॉस किया। ये टाइमिंग्स देख रहे हो, दिस T1 और T2, इसको ध्यान में रखना, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी इस फिगर को डिस्कशंस में। क्लियर। डिफरेंशियल मोड में देखो क्या हो रहा है, डिफरेंशियल मोड में अगेन देखो ये पल्स यही तीनों पल्स को रिप्लिकेट किया, ए और बी सी को रफली, और यहां पे देखो एक लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर लगाया है और दूसरा अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर लगाया है, राइट। इस केस में अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कि लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर से ज्यादा इसका नहीं है, इसलिए कोई पल्स जनरेट नहीं हुआ। दूसरे केस में लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर से ज्यादा है लेकिन अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर से कम है, इसलिए पल्स जनरेट हुआ। और यहाँ पे पल्स जनरेट नहीं हुआ क्योंकि दोनों से ज्यादा है, अपर से और लोअर से, तो यहाँ पे कोई पल्स जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल में यदि डिफरेंशिएशन दिखाना हो, एग्जामिनर पूछता है, तो आप लोगों को ये फिगर याद रखना, बनाना, इससे इलस्ट्रेशंस क्लियर हो जाता है। बाकी वर्डिंग्स का बात है, थोड़ा अपने से लिख सकते हो, समझ सकते हो, करेक्ट, इट्स ओके। आगे चलो, ओके गुड। ठीक है, इसमें और देखते हैं कि और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इसमें हमने एक्चुअली किया क्या है कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ना वो अलग अलग जगह से गैदर किया हुआ है। जैसे ये इंफॉर्मेशन जो देख रहे हो अभी, जो इसके पीछे वाला स्लाइड में जो हमने फिगर दिखाया है, वो जो लोग SCA बेचते हैं, जो मॉड्यूल्स जो आता है उनका मैनुअल से उठाया है उनके मैनुअल से, जो टेक्निकल मैनुअल होता है वो, हाँ, उस टेक्निकल मैनुअल में उसके बारे में वो डिटेल देते हैं, पूरा फिजिक्स सब कुछ, कि वो क्या करता है नहीं करता, कैसे काम करता है, ओके। तो वो मैसेज वो वहां से उठाया है, और सिर्फ मैंने उतना ही इंफॉर्मेशन लिया है जो आपके काम किया है, और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग्स में उसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग जब वाइवा में होती है तब ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाले हैं, ओके। इसमें क्या बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ द अपर लेवल discriminator restrictions from the SCA allows it to be used as a integral discriminator। देखो इंटीग्रल मोड में जो बोला था काम करने के लिए, उसमें क्या था, सिर्फ अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर को हटा दिया था, वहां पे एक ही डिस्क्रिमिनेटर था। तो लिखने के लिए क्या लिखना है, आपको एक लाइन मिल जाएगा, समझ गए। रिमूवल ऑफ अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द सिंगल चैनल एनालाइजर अलाउज इट, सिंगल चैनल एनालाइजर को ही आप इंटीग्रल मोड में यूज कर सकते हो। उसमें सिर्फ क्या करना है, अपर वाले को हटा देना है, उसको यूज नहीं करना है, दैट्स इट। ठीक है,
3 प्राइमरी मोड ऑफ डिस्क्रिमिनेटर ऑपरेशंस आर अवेलेबल। 3 तरह के डिस्क्रिमिनेटर के ऑपरेशंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, और वही स्पेक्ट्रोमीटर में आता भी है और वही एग्जामिनर पूछता भी है। बाकी भी तुम बुक जो भी पढ़ोगे, जो कुछ भी आप लोग पढ़ रहे हो, उसमें भी इन्हीं सभी चीज़ों की चर्चा होगी कि ये मोड वो मोड। हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसी बात को रख रहे हैं, ठीक है। एक इंटीग्रल मोड जो मैं ऑलरेडी बता चुका, दूसरे मोड का नाम क्या है, नॉर्मल मोड है, और तीसरा मोड जो है विंडो मोड है। इंटीग्रल मोड, नॉर्मल मोड, और तीसरा विंडो मोड। वो यही विंडो मोड, डिफरेंशियल, नॉर्मल वाला अभी आ जाएगा। 3 भाग में कैटेगराइज हो गया। अब आगे क्या लिखना है और क्या है वो वर्ड्स में आपको और क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी, राइट। इंटीग्रल मोड याद रखना, इंटीग्रल मोड, नॉर्मल मोड और विंडो मोड, 3 तरह के मोड होते हैं एससीए के, राइट। In the integral mode operation, SCA can function as a integral discriminator, ठीक है। इंटीग्रल मोड में क्या करेगा, इंटीग्रल मोड ऑफ ऑपरेशंस में वो कैसे काम करेगा, इट विल फंक्शन एज ए इंटीग्रल डिस्क्रिमिनेटर। उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही डिस्क्रिमिनेटर होगा, अपर वाला नहीं होगा, जो उस फिगर में हमने पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था, राइट। ओके फाइन। दूसरा, इन एससीए नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन, एससीए नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या होगा, द अपर लेवल एंड लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर्स आर इंडिपेंडेंटली एडजस्टेबल। नॉर्मल मोड में क्या होगा कि अपर लेवल और लोअर लेवल जो डिस्क्रिमिनेटर है उसके वैल्यू को आप इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हो, समझ गए। दोनों जो उसमें क्या होता है कि जो पहले के जो स्पेक्ट्रोमीटर जो होते थे, और जो भी यदि कहीं भी आपको दिखेगा भी तो उसमें नॉब होते हैं, अलग अलग 2 नॉब होंगे उसके, एक लोअर के लिए, एलएलडी के लिए, और एक उसके लिए यूएलडी के लिए, समझ गए। और इस नॉब में, इसी नॉब को आप एडजस्ट करते हो, इसको इस पे रीडिंग होती है, कट 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 घूमते रहता है, राइट। और यहाँ पे आप क्या करते हो, एडजस्ट कर देते हो कि इसको जितना वोल्टेज पे एडजस्ट करना है, इसमें भी होगा 0 से लेकर 1000 तक का वैल्यूज, और इसमें भी होगा 0 से लेकर 1000 तक, समझ गए। जिस पे चाहो आप लोअर लेवल को सेट कर सकते हो, जिस पे चाहो अपर लेवल को सेट कर सकते हो, करेक्ट। तो नॉर्मल मोड के ऑपरेशंस में यही होता है कि अपर level and lower level thresholds are independently adjustable. In the SCA window mode में, the upper level threshold control is used to establish a voltage level that is added to the lower level threshold voltage. Yeah. In the window mode में क्या कर रहे हैं, upper level threshold control, जो कंट्रोल यूज किसका करते हैं, यूएलडी को, अपर लेवल थ्रेशोल्ड कंट्रोलर को, इसको यूज करते हैं, इज यूज टू एस्टेब्लिश ए वोल्टेज दैट इज एडेड टू लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यूज टू एल्ड अपर डिस्क्रिमिनेटर थ्रेशोल्ड लेवल। मतलब इसमें क्या है, यूएलडी का जो भी वोल्टेज आप सेट करोगे, राइट, वो क्या होगा कि यहाँ पे जो इस कंट्रोल में जो भी होगा, जितना भी वोल्टेज आप सेट करोगे, वो लोअर लेवल के साथ जोड़ करके अपर लेवल का डिस्क्रिमिनेटर बना देगा। अब देखो, ऐसे समझो, आपके पास 2 डिस्क्रिमिनेटर है, एक है एलएलडी और दूसरा जो है यूएलडी है। यदि मान लो कि आपको नॉर्मल मोड में ऑपरेट करना है, तो उसमें क्या बोला कि इसको, यहाँ पे एक नॉब है, जिस नॉब से आपने क्या किया, लोअर लेवल का वोल्टेज दे दिया और अपर लेवल का वोल्टेज डिसाइड कर दिया, खत्म, राइट। ये नॉर्मल मोड का ऑपरेशन हो गया। इंटीग्रल में बोला यूएलडी को क्रॉस कर दो जी, दैट्स ऑल, एक ही लगा दो, इंटीग्रल मोड में हो गया। अब रही बात विंडो मोड की। विंडो मोड में बोल रहा है कि एक आपके पास नॉब है,
ये कंट्रोल है, कोई भी मान लो कि ये सपोज करो कि ये कंट्रोल है। इस कंट्रोल पे जो भी वोल्टेज आप सेट करेंगे, देखो ये बोल रहे इट सेज इन द एससीए विंडो मोड द अपर लेवल थ्रेशोल्ड कंट्रोल है ये, जहां से अपर लेवल के थ्रेशोल्ड को कंट्रोल कर सकते हो, करेक्ट? समझ गए? सो दिस इज अपर लेवल थ्रेशोल्ड कंट्रोल, राइट? देन व्हाट इट सेज इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश ए वोल्टेज लेवल। इसको वोल्टेज लेवल एस्टेब्लिश करने के लिए इस कंट्रोल को यूज करा जाता है, दैट इज एडेड टू लोअर लेवल थ्रेशोल्ड वैल्यूज। मतलब जो भी कंट्रोल, इस कंट्रोल पे जो भी वोल्टेज आप सेट करोगे, समझ गए, वो लोअर लेवल वाला पे जाके के ऐड हो जाएगा, लोअर लेवल का जो भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लो कि सॉरी सपोज करो कि ये 100 है लोअर लेवल का वोल्टेज, मिली वोल्ट, ठीक है? अब एक कंट्रोल जो है तुम्हारा, जो अपर लेवल, जो यूएल अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है, और ये क्या है? कंट्रोल है। कंट्रोल, यहां से आप कुछ वोल्टेज डालोगे, लेट से यहां पे इस कंट्रोल पे आपने 25 डाला, 25 की सेटिंग करी, ठीक है? समझ गए? तो ये क्या करेगा कि इसका ये लोअर लेवल वाला जो 100 जो है, 100 में 25 जोड़ेगा और इसको 125 कर देगा। मतलब दिस प्लस दिस 25, राइट, ठीक है, विल बी इक्वल टू कितना? 125, और ये 125 जो है मिली वोल्ट, ये वैल्यू जो होगा वो किसका सेट हो जाएगा? इट विल बी सेट टू द अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर। डिड यू गेट इट? दैट्स व्हाट इट सेज। इसमें क्या है, फिर से पढ़ते हैं इसको। देखो, इन द एससीए विंडो मोड द अपर लेवल थ्रेशोल्ड कंट्रोल इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश ए वोल्टेज लेवल। एक वोल्टेज लेवल एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज added to the lower level threshold value to yield the upper level discriminator threshold levels, ठीक है? तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे सेट करोगे वो लोअर लेवल वाले में जोड़ करके वो वैल्यू जो होगा अपर लेवल का हो जाएगा विंडो मोड में, ठीक है जी? Thus the lower window setting is changed. Thus, when a lower level setting is changed, the upper level threshold changes by the same amount. अब देखो, अब क्या करोगे? एक तो ये कंट्रोल, यूएलडी कंट्रोल पे जो कुछ भी था उसको मान लो अपने 25 सेट कर दिया, समझ गए, राइट? तो अब ये हमेशा जैसे जैसे अब क्या करोगे, यूएलडी का वैल्यू चेंज करोगे। मान लो 100 के बजाय अब इसको 150 कर दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली 175 हो जाएगा। इसको 200 कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली 225 हो जाएगा, समझ गए? तो ये विंडो फिक्स करते हैं, ये विंडो करते हैं। जैसे मान लो 20 के कितना का विंडो चाहिए, 20 केबी का चाहिए, 50 केबी का चाहिए, बोला था ना उसमें आपने लास्ट में जो 25 हाँ बोला था, जो भी, हाँ वो एक्सप्लेनेशन। जैसे मान लो कि यहाँ पे 50 का विंडो चाहिए, 50 केबी का विंडो चाहिए, तो 50 केबी का विंडो डाल दिया। अब जो भी आइसोटोप आए, टेक्नीशियम आया तो 140 ये होगा, 140 प्लस 20। आयोडीन का होगा तो आयोडीन के लिए बेसलाइन ये चेंज हो जाएगा, उसमें भी उतना ही जो पिक जो होगा, पिक आपको पता है, आप समझ गए? विंडो कितना रखना है, विंडो फिक्स हो गया कि 20 का रखना है कि 10 का रखना है कि 50 का रखना है, कितना रखना है। तो अब क्या करोगे, जैसे लोअर लेवल का वैल्यू आप चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली वही 25 हमेशा जुड़ते जाएगा। इस बात को करते हैं हम लोग, उसको एक बार रिपीट करिए, समझ में आ गया? एक बार बस रिपीट करिए।
हाँ, आप भी तो वैसे ही करते हो ना। आप वहां पे क्या चेंज करते हो? आपको दो तरीके की चेंज करते हो, एक लोअर लेवल का वैल्यू डालोगे और विंडो डालोगे, राइट? बोला यहाँ पे दिखाया कि ये जो एम्पलीफायर जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी एम्पलीफायर्स आते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हो, नॉब चेंज करते हो, तो वो बोला कि जो विंडो मोड वाला जो है वो वहां पे एक कंट्रोल लगा हुआ है जो यूएलडी कंट्रोल के नाम से है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आप सेट करोगे वो ऑटोमेटिकली लोअर लेवल वाले वैल्यू में जाकर के ऐड हो जाएगा और वही वैल्यू अपर लेवल का हो जाएगा, करेक्ट? दूसरी लाइन में बोला कि अब तो ये ऑटोमेटिक हो गया, 25 का आपने सेट कर दिया। अब जैसे जैसे लोअर लेवल के वैल्यू को आप चेंज करोगे, राइट, ऑटोमेटिकली अपर लेवल चेंज होता जाएगा, क्योंकि हर बार 25 ही ऐड होना है। तो अभी 100 एलएलडी का वैल्यू है, एलएलडी का वैल्यू 100 है, तो अपर लेवल 125 हो जाएगा। यदि ये 200 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 225 हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, क्लियर? तो ये हो गया आपका विंडो मोड का, ठीक है? An external voltage reference to the lower level discriminator can be supplied to scan a window through a preset range of pulse height। वो तो अलग बात है, मतलब आपको जो भी विंडो सेट करना है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो इस नॉब से, जो भी वैल्यू चाहिए आपको, मतलब जितना का विंडो रखना है। यहाँ पर 25 का रखा, 50 का रखना है, किसी को रखना है, किसी को 10 के भी रखना है, वो अपना रख सकता है। सो इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है? 3 लेवल में ऑपरेट होगा, क्या? इंटीग्रल मोड, नॉर्मल मोड और विंडो मोड। समझ गए? विंडो मोड 3 मोड है, ये एग्जामिनर जरूर पूछता है। तो क्या डिफरेंस हुआ? इंटीग्रल मोड में अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर नहीं है, एक ही डिस्क्रिमिनेटर है। दूसरे में नॉर्मल मोड में लोअर लेवल और अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर को इंडिपेंडेंटली सेट करते हैं, राइट? और विंडो मोड में इंडिपेंडेंट सेटिंग नहीं है। लोअर लेवल एक नॉब दिया हुआ है, जिस नॉब पे अपर लेवल कंट्रोल नॉब इसको बोलते हैं, और जो वोल्टेज आप सेट करोगे वो लोअर लेवल के जो भी बेसलाइन जो भी होगा ऐड होकर अपर बन जाएगा। समझ गए? तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप लोअर लेवल चेंज करोगे ऑटोमेटिकली जो होगा उसी के हिसाब से अपर लेवल चेंज होता जाएगा। इज इट ऑल राइट? ठीक है। सो ये है, देखो जो हमारे पास सिंगल चैनल एनालाइजर है वो 2 टाइप के होते हैं। एक सिंगल चैनल एनालाइजर वो है जिसमें हमें टाइमिंग भी पता चलता है, ये इस एनर्जी का तो था लेकिन वो पल्स कब आया। और दूसरा सिंगल चैनल एनालाइजर होता है जिसमें हमें टाइमिंग का नहीं पता चलता, सिर्फ एनर्जी का पता चलता है कि वो इस एनर्जी का था, करेक्ट? अब हमने ये देखा कि हमने क्या पढ़ा था कि एससीए जो होगा वो 3 मोड में ऑपरेट होता है, इंटीग्रल मोड हो, नॉर्मल मोड हो या विंडो मोड हो, राइट? और वो एससीए जो है इनपुट कहां से ले रहा है? एम्पलीफायर से इनपुट आ रहा है और आउटपुट जनरेट कर रहा है यहाँ पे। और हमने ये भी पढ़ा कि यदि एनर्जी जो होगी लोअर लेवल और अपर लेवल डिस्क्रिमिनेटर के बीच में यदि वोल्टेज होगा, उसका आउटपुट पल्स जो आएगा जो एम्पलीफायर का, तभी वो लॉजिक पल्स जनरेट करेगा, करेक्ट? राइट? तो यदि मान लो कि वो इनपुट उसके बीच का होगा, एलएलडी और अपर यूएलडी के बीच में होगा, तभी जनरेट होगा। अब एम्पलीफायर का आउटपुट जो होता है उसका पल्स ऐसा होता है, साइन वेव की तरह है। तो जब लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर को एक टाइम पे जाके क्रॉस करेगा, वोल्टेज तो धीरे धीरे राइज हो रहा है ना, राइट? तो सिग्नल मैं कब जनरेट करूंगा, कब जनरेशन होगा सिग्नल का? क्या वो राइजिंग में होगा या राइज होने के बाद फिर पल्स एक बार नीचे भी जाएगा? समझ गए? तो जो नॉन टाइमिंग वाला जो पल्स जो है, नॉन टाइमिंग टाइप का जो सिंगल चैनल एनालाइजर है, उस केस में जो एससीए का आउटपुट जो जनरेट होता है वो तब होता है कि जब सेकेंड टाइम में
लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर को क्रॉस करता है, सेकंड टाइम क्रॉस करता है, फर्स्ट टाइम नहीं। मतलब सर एक बार आया, हाँ तो एक बार देखो ना, एक बार आने का क्या मतलब, सेकंड टाइम में करता है। तो ये मान लो कि ये एक पल्स है, हाँ सर, ये लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर हाँ है, अभी इसको क्रॉस किया तो फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, ओ ठीक, इसके बाद इधर आया तो फिर एक बार क्रॉस किया सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम जब क्रॉस करेगा लोअर लेवल डिस्क्रिमिनेटर को, उसी समय पे पल्स जनरेट होगा, समझ गए। इसीलिए यहाँ पे दिखाई, देखो ये वाला जो है ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो ए का आउटपुट यहाँ मिल रहा है, समझ गए। ठीक, और बी वाला जो है वो यहाँ पे क्रॉस कर जा रहा है सेकंड टाइम, तो इसलिए बी का आउटपुट इधर की तरफ जनरेट होता है, समझ गए। हाँ सर, ये नॉन टाइम का है, यस, नॉन टाइमिंग नॉन टाइम, एससीए आउटपुट ट्रिगरिंग, इस समय पे वो आउटपुट देगा, ठीक है जी। ठीक सर, ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलो। बस खत्म हो गया बात आपके। अब देखो टाइमिंग एससीए में क्या होता है, जहां पे टाइमिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा। टाइमिंग इंफॉर्मेशन में ये देखो एससीए आउटपुट जो सिग्नल जो भी मिलेगा, दैट आर प्रिसाइजली रिलेटेड इन टाइम टू द अकरेंस ऑफ इवेंट्स बीइंग मेजर्ड। मतलब जब सिग्नल यहाँ पे क्या है कि जिस समय पे डिटेक्ट हुआ, वो किस टाइम पे डिटेक्ट हुआ, वो सिग्नल आया, वो टाइमिंग भी मेजर होता है वहां पे कि इस समय पे आया था। तभी तो आप उसमें जाकर के इतने नैनो सेकंड का डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे, जो पेट में जो कोइंसिडेंस देखते हैं, तो समझ गए। तो वो टाइमिंग चाहिए कि कब ये इवेंट हुआ था, तो उसके लिए एससीए का हम लोग यूज करते हैं। देखो वही लिखा, इन एडिशन टू द सिंपल काउंटिंग एप्लीकेशंस द टाइम रिलेटेड आउटपुट कैन बी यूज फॉर कोइंसिडेंस मेजरमेंट, वही जो पेट में जो यूज करते हैं, पल्स शिफ्ट डिस्क्रिमिनेशंस एंड अदर एप्लीकेशंस वेयर द प्रिसाइज टाइम ऑफ ऑकरेंस इज इंपॉर्टेंट। जहां पे हमें प्रिसाइज टाइम चाहिए कि कब इवेंट हुआ था, तो वहां पे हम टाइमिंग वाला एससीए सिंगल चैनल एनालाइजर यूज करते हैं। जहां पे टाइम नहीं चाहिए वहां पे नॉन टाइमिंग वाला चाहिए। अब यहाँ पे आउटपुट कब जनरेट होता है, ये देखो ये पिक पे जाके जनरेट होता है। यहाँ पे ये इसका जो है देखो, बी का पिक यहाँ पे हुआ और ए जो है वो यहाँ पे पिक किया, तो जहां पे पिक कर रहा है वो वहां पे आउटपुट जनरेट हो रहा है, समझ। यही दोनों पल्स नॉन टाइमिंग में थे और यही दोनों पल्स अभी टाइमिंग में है। टाइमिंग में देखो क्या है, टाइमिंग में देखो दोनों एक साथ दिख रहे हैं, एक ही साथ दोनों पल्स आए, अब देख रहे हो। और वहां पे आगे पीछे दिख रहे थे, बी वाला पहले दिख रहा था, ए वाला बाद में दिख रहा था, करेक्ट, उस एग्जांपल में। ठीक है जी, क्लियर, बढ़िया, लोग तो छा गए। राइट, उसके बाद आता है मल्टी चैनल। तो ये था हमारा सिंगल चैनल एनालाइजर के बीच बारे में, ठीक है। शैल वी रिकैप सिंगल चैनल एनालाइजर एक बार और, हो गया, इनफ, गुड, वेरी नाइस। नाउ कम टू द मल्टी चैनल एनालाइजर। द मल्टी चैनल एनालाइजर क्या करता है, सॉर्ट्स एंड कलेक्ट्स gamma ray pulses from the amplifier to build a digital and visual representation of the pulse height spectrum produced by the detector। अब यहां पे क्या है देखो, इसको क्या करना था, जो एससीए में क्या था कि हमने एक विंडो सेट किया और एक चैनल बनाया था कि यहां से यहां के बीच का पल्स आएगा तो बनाओ। अब क्या है, एससीए के लिमिटेशंस क्या है कि मान लो कि मुझे ये एक ही टाइम पे यदि मुझे ये जानना हो कि कितने डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी के पल्स थे, तो मैं नहीं कर सकता। वो हर बार मेरा विंडो चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के वहां पे उसका वैल्यू मिलेगा, करेक्ट। यहां पे इसमें क्या होता है, मल्टी चैनल एनालाइजर में बहुत सारे चैनल्स बने होते हैं और हर एक चैनल जो है वो सिंगल चैनल एनालाइजर की तरह उसका काम करता है, समझ गए। और सारे को एक साथ डिस्प्ले कर देते हैं कि इस चैनल में कितने काउंट आए, 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 जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये चैनल्स हैं।
हर चैनल्स में कितने है वो एक ही साथ होएगा ये बात। इसलिए इस टाइप का जो चैनल जो आपको दिखता है वो वहां पे दिखता है। कहां पे आता है? जो आप जब आप गामा कैमरा का जो ये करते हो, जब पिकिंग करते हो, तो वहां पे स्पेक्ट्रम देख सकते हो। पेशेंट लगा हो चाहे एक्टिविटी लगा हो, उसका स्पेक्ट्रम दिखाता है। क्लिक द स्पेक्ट्रम, यू विल सी द स्पेक्ट्रम। फ्लड सोर्स यदि जब क्यूसी करते हो उस समय पे भी स्पेक्ट्रम दिखाता है, और एक साथ सारे दिखाता है, वो एक पॉइंट नहीं दिखाता। ये मल्टी चैनल एनालाइजर का काम, उसमें एमसीए लगा होता है, मल्टी चैनल एनालाइजर। एक चैनल नहीं है, मल्टी है। वहां पे सिंगल चैनल था। ऑपरेशन सेम टाइप का होगा, मतलब वो डिस्क्रिमिनेट, सिंगल चैनल एनालाइजर का अलग अलग मोड था, यहाँ पे अलग अलग मोड नहीं होगा, एक के साथ वन गो। इसमें क्या करता है वो सॉर्ट करता है, यही लिखा है। मल्टी चैनल एनालाइजर क्या करता है? सॉर्ट्स एंड कलेक्ट्स गामा रे पल्स फ्रॉम एम्पलीफायर टू बिल्ड ए डिजिटल एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पल्स एट एनर्जी। मतलब जो भी वैल्यू आएगा, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक टाइम पे वो देखेगा ना कि इसका वैल्यू कितना है तो कौन से चैनल में जाना चाहिए, इसका वैल्यू कितना है तो कौन से चैनल में जाना चाहिए। तो हर वैल्यू, सपोज करो कि एक बफर बना लिया और मेरे पास 100 फोटोन्स आए और सबके अलग अलग एनर्जी थे, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सॉर्टिंग करूंगा। पहले जीरो के फिर बढ़ते हुए क्रम में ले लिया और सीधे एक एक चैनल में जाकर के डालते गए, प्लस इंक्रीमेंट करते गया। आप समझ पा रहे हो? सॉर्टिंग का मतलब है, तो मान लो कि आपके पास 100 फोटोन है, एक 50 का था, एक 100 का था, एक 120 का था, एक जो था 1000 का था। तो आप क्या करोगे? उसको सजाओगे ना एक क्रम में, किसी भी क्रम में सजाओ आप। और जब एक बार सज गया तो वो वहां पे जाकर के उस चैनल में देखना है कि अच्छा ये इस चैनल का था, वहां पे डाल दो, इस चैनल का उसमें डाल दो, उसमें डाल दो और इस टाइप का ग्राफ खींच दो। इसीलिए उसमें कभी देखोगे जो आपका गामा कैमरा है, स्पेक्ट्रम बिल्डअप होते दिखता है। जैसे जैसे वो काउंट एक्वायर करता है वो बढ़ते हुए दिखता है, वो डायनेमिक दिखता है आपको। ठीक है, तो इस टाइप का आता है, वो मल्टी चैनल एनालाइजर से होता है। ठीक है, 47 मिनट्स। ठीक है, चलेंगे अभी, चलेगा आगे चलेंगे। राइट। इसमें आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी। एडीसी इज द हार्ट ऑफ एमसीए। एडीसी इज द हार्ट ऑफ एमसीए। यदि एडीसी नहीं होगा तो एमसीए काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एम्पलीफायर से जो पल्स आ रहा है, आप देख रहे हो एनालॉग पल्स है, समझ गए? तो एनालॉग पल्स को पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन बी सॉर्टेड आउट, जो कुछ बाकी मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस होगा। समझ गए? क्लियर? तो फर्स्ट काम यही काम करता है। इट क्या करता है एडीसी? फिर इट एक्सेप्ट्स pulses in a given voltage range, right? 0 to 8 और 10 वोल्ट। वही एम्पलीफायर का आउटपुट क्या था? 0 से 10 वोल्ट के बीच में था, मैक्सिमम बोला था हमने बोला था 10 वोल्ट तक का होता है। 12 वोल्ट तक के भी एम्पलीफायर अवेलेबल हैं, लेकिन 10 वोल्ट से जब हम ऊपर जाते हैं तो सैचुरेशन होने लगता है, नॉन लीनियरिटी आ जाती है। लीनियरिटी कहां तक रहती है? 0 से 10 तक रहती है। तो जो एम्पलीफायर जो मार्केट में जो अवेलेबल हैं, जैसे थायराइड अपटेक प्रोब में देखोगे तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 0 से 10 वोल्ट का आउटपुट देता हो, और गामा कैमरा वाला भी 0 से 10 वोल्ट का देता हो सकता है कि कोई एक एम्पलीफायर होगा जो 0 से 8 वोल्ट का ही देता हो, दूसरा वाला एम्पलीफायर जो होगा वो 0 से 10 वोल्ट का देता हो। ये डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। लेकिन गुड पॉइंट क्या है? 0 से 8 वोल्ट हो या 0 से 10 वोल्ट हो, ये लीनियर देते हैं, यहाँ पर लीनियरिटी है। 0 से 10 वोल्ट तक लीनियरिटी है। लीनियरिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कैलिब्रेशंस उसका इसी के कैलिब्रेशंस में आता है। फिर यहाँ पे लीनियर फंक्शंस लगाते हैं, आगे और समझ में आएगा। तो लीनियरिटी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, समझ गए? राइट। सो अब क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स पल्सेस in a given voltage range and sorts them into a large number of contiguous equal width voltage beams. contiguous equal width voltage beams, या इसको हम लोग चैनल भी बोलते हैं। समझ गए?
कितने कितने चैनल्स के? 1024 के होते हैं, नहीं तो 81924 के होंगे, या 16384 चैनल्स। इतने चैनल्स के चीजें अवेलेबल हैं। देखो कंटिन्यूअस और ये बोला ना, sorts into a large number of contiguous equal width voltage beams या channels। तो आप समझ गए? देखो contiguous का मतलब ये एक के बाद ऐसे शुरू हो रहा है, जैसे 1024 का है तो ऐसे करके एक चैनल ये बना, समझ गए? ये दूसरा चैनल बनेगा, ये तीसरा चैनल बनेगा, लेकिन सबका विड्थ कितना है? एक ही है। तो ये बोला 1024 के केस में 1024 चैनल्स बनेंगे। उसी तरह से यदि 8192 का है तो 8192 के चैनल्स बनेंगे और सबका विड्थ जो होगा सेम ही होगा। और वोल्टेज बिन्स है, मतलब वोल्टेज है 0 से 10 हम लोग 1 मिली वोल्ट का बना लिया तो 1000 मिली वोल्ट बन गया। एक चैनल 1 मिली वोल्ट का है, समझ गए? तो 1024 में आ जाएगा, रफली 1000 में आ जाएगा, मैच हो जाएगा। या आप उस पूरे वोल्टेज को इतने चैनल्स में डिवाइड कर देते हो छोटे छोटे, और तब जाकर के उसमें इसी पल्स को 0 से 8 या 0 से जो 10 जो है उसको उसमें डालते जाता है। समझ गए? क्लियर? एडीसी का मेन काम यही है, इट एक्सेप्ट्स ए गिवन it accepts pulses in a given voltage range which is usually between 0 to 8 या 0 to 10 volt and sorts them into a large number of contiguous equal width voltage beams। ठीक है जी? क्लियर? ओके फाइन। अब देखो ये क्या है, यहां पे जो है रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड एनर्जी हमें देखना है, क्योंकि ये तो वोल्टेज मीन्स में है और वहां से एनर्जी का पल्स आ रहा है, तो ये लीनियरिटी तो मेंटेन होनी चाहिए, तभी जाकर के सही जगह पे पड़ेगा और सही आपका स्पेक्ट्रम दिखेगा, उसका पिक भी दिखेगा। तो ये बोल रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड एनर्जी, द रिलेशनशिप बिटवीन द चैनल एंड द एनर्जी इज लिनियरली लीनियर। मतलब यही वोल्टेज से ही तो हमारा चैनल भी बना ना, वोल्टेज रिप्रेजेंटिंग चैनल, वोल्टेज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी। यहां जो ये जो डिवीजन जो हुआ है वोल्टेज बीन्स में हुआ, यहां से पल्स जो आ रहा है वो वोल्टेज में आ रहा है तुम्हारा, इसी को इसमें डालना है, राइट? तो हर वोल्टेज बीन्स जो बना हुआ एक एक चैनल है, और यहां से यदि उस वोल्टेज, ये वोल्टेज का जब मान लो 140 का आएगा तो 140 वाले चैनल में जाना चाहिए, समझ गए? तो ये जो है ये रिलेशनशिप जो है लीनियर है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू mx प्लस बी से। ठीक है? जहां पे क्या लिखा है, E जो है वो एनर्जी इन के भी है, टोटल एनर्जी, और x जो है वो चैनल नंबर है, m जो है वो स्लोप है kbp पर चैनल, और b जो है जीरो इंटरसेप्ट है उस पे keb। जो लीनियरिटी का जो चेक करते हैं इसमें एक आता है स्पेक्ट्रोमीटर में, उसकी लीनियरिटी चेक करना, वो लीनियर है कि नहीं। लीनियर होने का मतलब कि जिस बीन में जाना चाहिए उसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है। लीनियरिटी का एक एक्सपेरिमेंट आता है, वो इसी से रिलेटेड है। हाँ, या एडीसी की लीनियरिटी बेसिकली चेक कर रहे हो। एडीसी लीनियर, वो एक लीनियरली ये काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। गामा कैमरा की लीनियर, ऐसे ऐसे उल्टी सीधी बात मत करो, इट्स नॉट गामा कैमरा की लीनियरिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे अभी, हम यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर की लीनियरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, ये उससे रिलेटेड नहीं है, इट्स जस्ट रिलेटेड विद द स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पे जो चीजें हो रही है उसकी बात कर रहे हैं हम, उसकी लीनियरिटी की बात करेंगे जब गामा कैमरा की, तो हम वहां पे गामा कैमरा जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है? स्लोप जो है यहाँ पे, स्लोप m जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द कन्वर्जन गेन एंड एम्पलीफायर गेन। कॉमन वैल्यू जो है 0.05 से 1
केईवी पर चैनल होता है। ऑल्दो इट मे सीम्स लॉजिकल टू assume the zero corresponds to the v is equal to 0, this is often not the case। मतलब वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, मतलब कि एक एक चैनल पे वो एग्जैक्टली वहीं पे जाके फॉल करे। आप समझ गए? थोड़ा दाएं बाएं तो होता ही होता है, तो b का वैल्यू जनरली जो है वो 0 नहीं होता, ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है। Now it says because pre-amplifier, amplifiers and ADC ये तीनों जो हैं are not exactly linear। समझ गए? ये तीनों हम assume करते हैं हर जगह के linear है, but they are not exactly linear। The relationship shown in equation 4.1 जो पहले जो equations दिखाया हमने between energy and channel number is not exact, इसलिए वो exact नहीं होता। However, with good equipment, gamma rays energy can be readily measured to a tenth of the keV by assuming the linear calibrations। मतलब 1/10, मतलब 0.1 के एरर से, उसमें जो एरर जो होगा जो मेजरमेंट में वो 0.1 का होगा। समझिए, वही वह बात बोल रहा है कि हाउएवर विथ गुड इक्विपमेंट गामा रेज एनर्जीज कैन रेडली बी मेजर्ड। हमारा क्या था, स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या था, एनर्जी आइडेंटिफाई करना, एनर्जी मेजर करना। तो एनर्जी जब मेजर करेंगे तो कितना एक्यूरेट है, तो बोला चूंकि ये तीनों प्री एम्पलीफायर, एम्पलीफायर और एडीसी, सॉरी हाँ एडीसी, ये एग्जैक्टली लीनियर नहीं होते, इसलिए हमें ये रिलेशनशिप जो हमने चैनल नंबर का जो इक्वेशन बनाया था E इज इक्वल टू mx प्लस बी, वो एग्जैक्टली होल्ड ट्रू नहीं होता, राइट। लेकिन क्या बोला, हाउएवर विथ गुड इक्विपमेंट, बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है, यदि आपका अच्छा इक्विपमेंट है तो गामा रे एनर्जी जो मेजर करोगे इट मेजर टू 1/10 ऑफ द केवी, मतलब वो एरर जो होगा कितना का होगा, 0.1 केवी का एरर आएगा, मतलब इतने एक्यूरेसी में, मतलब यही का डेविएशन आएगा बेसिकली, करेक्ट, एस्यूमिंग ए लीनियर कैलिब्रेशंस। अब तो बहुत सारी चीजें हैं, बट एडीसी लीनियरिटी इज यूजुअली स्पेसिफाइड विथ 2 नंबर्स। एडीसी की लीनियरिटी को 2 नंबर से स्पेसिफाई करते हैं, एक जो है इंटीग्रल लीनियरिटी और दूसरा जो होता है वो डिफरेंशियल लीनियरिटी होता है। इंटीग्रल लीनियरिटी इज ए स्लाइट कर्वेचर इन द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड द चैनल नंबर। डिफरेंशियल नॉन लीनियरिटी इज ए वेरिएशन इन चैनल विड्थ, ठीक है। इसमें बोला कि एनर्जी इंटीग्रल जो नॉन लीनियरिटी जो होती है वो एनर्जी और चैनल के बीच का जो ग्राफ जो आता है स्लाइटली कर्व होता है, बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए वो नहीं होता। और डिफरेंशियल लीनियरिटी में जो बोल रहे हैं वो जो आएगा वो चैनल विड्थ का डिफरेंस आएगा, इज ए वेरिएशन इन चैनल विड्थ, कि जो इक्वल विड्थ का जो होना चाहिए था वो इक्वल विड्थ का नहीं होता, ठीक है। इससे ज्यादा अभी नहीं करेंगे, इसमें से इससे ज्यादा नहीं पूछते लोग, छोड़ देते हैं, राइट। ओके फाइन, सो वी विल स्टॉप इट हियर, राइट। अब ये यहाँ पे हमारा जो है इक्विपमेंट पार्ट खत्म हो गया। इक्विपमेंट में जो जो कंपोनेंट्स थे उसके बारे में हमने कंपोनेंट डिस्कशन किया और ये देखा कि जो भी एनर्जी जो मेजर होगी वो एग्जैक्टली लीनियर नहीं होती है, तो जो भी एनर्जी हम मेजर करते हैं उसमें एरर आएगा। और हमने बोला लास्ट में कि गुड इक्विपमेंट है तो 1/10 ऑफ द केवीपी का वही एरर आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। एस्यूमिंग मतलब कि अच्छा सा कैलिब्रेटेड है, तो इसलिए स्पेक्ट्रोमीटर का कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप आते हो देख रहे हो थायराइड अपटेक प्रो रोज कैलिब्रेट करना पड़ता है, उसको करते हो ना, सब जगह कैलिब्रेशन कर, यदि पिकिंग नहीं करोगे वो कैलिब्रेशन नहीं करोगे तो आगे एरर आएगा। तो कैलिब्रेशंस करना एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे, तब जाकर के सही एनर्जी डिटर्मिनेशन होगा। क्यों लीनियर नहीं होता वो हमने देखा, क्या क्या चीज होता है, प्री एम्पलीफायर, एम्पलीफायर और एडीसी।
जो हम लोग सोच करके अस्यूम करते हैं कि परफेक्टली लीनियर होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली लीनियर नहीं होता। ठीक है जी, क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? नहीं, तो विल स्टॉप इट हियर, और हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, गामा रे स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों आता है, और फिर प्रैक्टिकल्स कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स में आते हैं, उसके हम थ्योरेटिकल डिस्कशंस करेंगे। ठीक है जी, सो विल स्टॉप इट हियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।